साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। और आज हम आप सभी के लिए इस वीडियो में कंपैटिबिलिटी टेस्ट जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं। साथ ही इस टॉपिक के अंत में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आ सकते हैं जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूं, और साथ ही साथ ग्रुप 5 की तैयारी इसके वीडियो के लास्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके आंसर बताऊंगा जिनकी ग्रुप 5 में लैब टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और आप इसमें से नोट्स ही बना सकते हैं। साथ ही अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप क्लिक करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? तो आप सभी ने जब ब्लड बैंकिंग सिस्टम पढ़ा होगा, ब्लड बैंक में हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब भी किसी पेशेंट को ब्लड की डिमांड होती है, ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, एनीमिया की स्थिति में या किसी भी सर्जिकल में या ट्रॉमा किसी भी कंडीशन में अगर ब्लड की जरूरत है किसी पेशेंट को, तो हम डोनर के ब्लड से पेशेंट के ब्लड का जब क्रॉस मैच करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, आरएस सिस्टम परफॉर्म करते हैं, तो ये सारा कुछ इकट्ठा मिलाकर के इसको क्या बोला जाता है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट। और जब डोनर का ब्लड पेशेंट के ब्लड से कंपैटिबल होता है तभी उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए आगे भेजा जाता है। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट में क्या खास है ये देख लेते हैं। सबसे पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि डोनर यानी कि दाता, जिस भी व्यक्ति का ब्लड हम पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन करने वाले हैं, तो डोनर का जो ब्लड होगा वो रेसिपिएंट ग्राही के रक्त के साथ में कंपैटिबल है अथवा नहीं है। कंपैटिबिलिटी टेस्ट में हम क्या पता लगाएंगे कि डोनर का जो ब्लड है जिसे हमें ट्रांसफ्यूज करना है वो पेशेंट के ब्लड के साथ में कंपैटिबल है या नहीं है। ये हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट में पता लगाते हैं, ठीक है। और साथ ही इससे क्या फायदा होता है कि अगर डोनर का ब्लड पेशेंट के ब्लड के साथ कंपैटिबल है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो रिएक्शन है उनकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि डोनर का ब्लड रेसिपिएंट के ब्लड के साथ कंपैटिबल है अथवा नहीं है, जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस क्या है कंपैटिबिलिटी टेस्ट का? मुख्य उद्देश्य यह है कि हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचाव होना चाहिए। हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होती है कि जब कभी मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने की संभावना होती है तो डोनर की जो आरबीसी होती है वो पेशेंट की आरबीसी के साथ में रिएक्ट करती हैं, ठीक है। और रिएक्ट करने के साथ साथ क्या होता है, वो उस आरबीसी को नष्ट करना शुरू करती है, जिससे हीमोलिसिस होता है और पेशेंट को कई प्रकार के पेशेंट में सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो हीमोलिटिक रिएक्शन का मतलब है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्ट होना। अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो है वो प्रारंभ होने लगती है और पेशेंट में कई तरह के सिम्टम्स जो है वो दिखने लगते हैं। दूसरा है रेसिपिएंट के शरीर में एंटीबॉडीज एवं डोनर की आरबीसी के बीच एडवर्स रिएक्शन को रोकना। हम कंपैटिबिलिटी टेस्ट में ये भी देखते हैं कि पेशेंट के शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं वो डोनर की आरबीसी के साथ में कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं कर रही है, और अगर इस प्रकार की प्रतिक्रिया पेशेंट के द्वारा ट्रांसफ्यूजन के दौरान आती है तो भी एक तरह से मिसमैच ब्लड है या तो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा है सुरक्षित रक्ताधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सुनिश्चित करना। कंपैटिबिलिटी टेस्ट से हम क्या पता लगाते हैं कि हम पेशेंट को सेफ ब्लड दे रहे हैं, सुरक्षित जो है वो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारा कुछ हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्ट में, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य आप समझ गए हैं, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचाव करना, रेसिपिएंट के शरीर में एंटीबॉडीज एवं डोनर की आरबीसी के बीच कोई भी एडवर्स रिएक्शन को रोकना, सुरक्षित रक्तदान या सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सुनिश्चित करना। ये तीन इसके मुख्य उद्देश्य हैं किसके? कंपैटिबिलिटी टेस्ट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट में जब भी कभी किसी पेशेंट को ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले ब्लड बैंक में पेशेंट का ब्लड सैंपल आता है, ठीक है, और उसके साथ में एक रिक्विजिशन लेटर जरूर आता है ताकि उस पेशेंट की डिटेल और सैंपल में जो डिटेल है वो आपस में से देख सकते हैं कि ये सही पेशेंट का ब्लड है और इसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है। इसके बाद हम उसके लिए डोनर का सिलेक्शन करते हैं। तो डोनर का सिलेक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड ग्रुप करके देखेंगे कि किस ग्रुप का ब्लड इस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाना है। इसके बाद हम उसके लिए डोनर सेलेक्ट करेंगे, डोनर का ब्लड ग्रुप करेंगे, आरएस टाइपिंग करेंगे, और कई सारे इसमें सीरो रिएक्टिव टेस्ट होते हैं जो उसमें हम डोनर के टेस्ट में परफॉर्म करते हैं ताकि ब्लड के माध्यम से पेशेंट को जो है वो किसी प्रकार का ट्रांसमिसिबल डिसीज या कोई भी किसी प्रकार की जो डिसीज है वो ट्रांसमिट नहीं हो और सेफ ब्लड जो है वो सुरक्षित ब्लड जो पेशेंट को है वो ट्रांसफ्यूज हो सके, ठीक है। तो हम
कंपेटिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप की जांच करेंगे, पेशेंट की भी जांच करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की, और डोनर का भी एबीओ ब्लड ग्रुप करेंगे। इसके बाद पेशेंट का भी आरएच टाइपिंग करेंगे और डोनर का भी आरएच टाइपिंग करेंगे, ठीक है। आरएच पॉजिटिव ब्लड है कि आरएच नेगेटिव ब्लड है। इसके बाद हम क्रॉस मैचिंग परफॉर्म करेंगे। क्रॉस मैचिंग जनरली 3 प्रकार से करते हैं। मेजर जनरली 2 प्रकार से किया जाता है, पर कई बार 3 विधियां भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगी। तो क्रॉस मैच के जो टाइप होते हैं, मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच और डायरेक्ट क्रॉस मैच होता है। इसको हम आगे देखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच क्या होते हैं, क्रॉस मैच कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली यहाँ पर 2 प्रकार के क्रॉस मैच जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच, ठीक है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेजर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम पेशेंट के सीरम में जो एंटीबॉडी मौजूद है उसमें रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच 2 प्रकार का क्रॉस मैच जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर क्रॉस मैच, ठीक है। तो मेजर क्रॉस मैच हम क्या करेंगे, इसमें हम रेसिपिएंट का यानी कि पेशेंट का सीरम लेंगे 2 ड्रॉप, और आरबीसी किसकी लेंगे हम, डोनर की लेंगे, जिसको ट्रांसफ्यूज किया जाना है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है। तो रेसिपिएंट का सीरम हम 2 ड्रॉप लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, और डोनर की आरबीसी हम 1 ड्रॉप लेकर के दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज भी करेंगे और इंक्यूबेट भी करेंगे। इसको मैं अभी आगे इसकी टेक्निक बताऊंगा कैसे करते हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि मेजर क्रॉस मैच में हम क्या सैंपल ऐड करते हैं। तो मेजर क्रॉस मैच हम रेसिपिएंट का सीरम लेते हैं और डोनर की आरबीसी लेते हैं, ठीक है। वॉश्ड आरबीसी होती है ये, इनका हम सस्पेंशन अलग से 5% बना के और फिर रेसिपिएंट के सीरम के साथ मिक्स करते हैं, फिर इंक्यूबेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करके उसको एग्लूटिनेशन देखते हैं कि अगर इसमें कोई एग्लूटिनेशन आ रहा है या कोई हिमोलिसिस आ रही है, इसका मतलब कि क्रॉस मैच कंपेटिबल नहीं है, और डू नॉट ट्रांसफ्यूज द ब्लड, ठीक है। इस ब्लड को पेशेंट को ट्रांसफ्यूज नहीं करना, ये हमें इंडिकेट करता है। इसके बाद माइनर क्रॉस मैच में हम क्या देखते हैं, डोनर का जो सीरम है और रेसिपिएंट की जो आरबीसी है उसको मिक्स करके एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हेमोलिसिस चेक करते हैं कि हेमोलिसिस प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्रॉस मैच का सार सिर्फ इतना सा है कि रेसिपिएंट की एंटीबॉडी जो मौजूद है वो कहीं डोनर की आरबीसी को रिएक्ट तो नहीं करेंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें हेमोलिसिस हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ऐसा ब्लड बिल्कुल भी ट्रांसफ्यूज नहीं करें। माइनर क्रॉस मैच में अगर डोनर के शरीर में, डोनर के ब्लड में कोई एंटीबॉडी ऐसी मौजूद है जो रेसिपिएंट की आरबीसी को नष्ट कर सकती है, तो इस तरह के ब्लड को भी हम ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस मैच में देखते हैं। क्रॉस मैच का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस मैच, तो यह प्रक्रिया इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को रोकती है, ठीक है। आप सीधा सीधा देख रहे हो, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन आप देख रहे हो क्रॉस मैच में। तो यह प्रक्रिया क्या होगी, इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को रोकती है, ठीक है। क्योंकि अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा तो हमारा जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होगा वो तुरंत एक्टिव होगा और रिएक्ट करेगा उस ब्लड के अगेंस्ट जो उसको ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, और डोनर पेशेंट में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, जो हमको अलग अलग सिम्टम्स के रूप में दिखाई दे सकती हैं। स्किन पे रैशेस भी आते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन जब होता है तो वो भी 3 प्रकार से होता है। जब आपको मैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन वाली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से रिएक्शंस हो सकते हैं, किस तरह के सिम्टम्स जो है पेशेंट में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यह प्रक्रिया इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया को रोकती है। दूसरा, रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज की पहचान करती है कि रेसिपिएंट के शरीर में कोई इनकम्प्लीट एंटीबॉडी या कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं पड़ी है जो डोनर के ब्लड को रिएक्ट कर रही है। तो रेसिपिएंट की एंटीबॉडी की भी पहचान इसमें से होती है, ठीक है। अब हमको प्रिकॉशन क्या क्या रखना, सावधानियां क्या क्या रखना है। तो सावधानियां जनरली क्या क्या रखना है कंपेटिबिलिटी टेस्ट करते समय, देखिए बहुत सारी सावधानियां आपको रखना चाहिए, ठीक है। आप कॉमन लेबोरेटरी में भी जब काम करते हैं तो छोटी छोटी मिस्टेक से होती रहती हैं लेबोरेटरी में, लेकिन उन सबको अवॉइड करके और एकदम सही तरीके से आपको काम करना है, डेडिकेट होके। तो आपको यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होती है। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड बैंक में काम करते हैं तो यहाँ पर गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती है। तो सबसे पहले सावधानी क्या रखना है आपको कि आपके पास जब भी किसी पेशेंट का रिक्विजिशन आता है ब्लड से संबंधित, तो आपको उस रिक्विजिशन को और पेशेंट का जो सैंपल आपके पास में आएगा उसे प्रॉपर तरीके से लेबल है या नहीं है, ये वही पेशेंट है जिसको ट्रांसफ्यूजन होना है, ठीक है। तो उसका लेबलिंग चेक करेंगे, उसके सैंपल में उसका नाम चेक करेंगे, आईपीडी ओपीडी नंबर चेक कर सकते हैं, और रिक्विजिशन से उसको मैच करके अच्छी तरह से देखना है। सैंपल प्रॉपर
ढंग से लिया गया है या सैंपल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सही है या नहीं, ये सारी चीजें उसमें चेक करेंगे। इसके बाद अगर लेबलिंग सही है तो फिर पेशेंट और डोनर दोनों की जानकारी को वेरीफाई करेंगे कि ये सेम पेशेंट है जिसे ट्रांसफ्यूज होना है और वही डोनर है जिसका ब्लड पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाना है। तो ये सारी जानकारी आपको वेरीफाई करनी चाहिए। और तीसरा ये है कि जब आप कंपेटिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि ये ब्लड कंपेटिबल है भी या नहीं है। तो रिजल्ट को आपको सही ढंग से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो आपको ब्लड बैंक में काम करते समय, कंपेटिबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करते समय आपको ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन होगा, इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें देख लेते हैं। क्रॉस मैच की वैधता सिर्फ 72 घंटे तक होती है। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्रॉस मैच की वैधता 72 घंटे तक होने का मतलब यह है कि एक बार अगर आपने क्रॉस मैच टेस्ट परफॉर्म कर दिया है और वो ब्लड पेशेंट को आपने इश्यू कर दिया है, लेकिन किसी कारणवश पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता, तो कितने दिनों तक आप उसको रख सकते हैं, इसके बाद फिर दोबारा आप उसको इश्यू कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 72 घंटे तक आपने एक बार क्रॉस मैच कर दिया और वो ब्लड आपके ब्लड बैंक में लगभग 72 घंटे तक रखा हुआ है और इसके बाद अगर पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की उसकी डिमांड आती है तो 72 घंटे के दौरान तो आप उस ब्लड को दे सकते हो, लेकिन अगर 72 घंटे के बाद वो ब्लड जा रहा है पेशेंट के पास तो आपको एक बार पुनः क्रॉस मैच करना पड़ेगा, कंपेटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें विजिबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, कोई हीमोलिसिस विजिबल तो नहीं है, तो सारा कुछ आपको ये चेक करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने क्रॉस मैच कर दिया है तो 72 घंटे के अंदर उस ब्लड को आप या तो पेशेंट को इश्यू कर सकते हो। अगर उस ब्लड को 72 घंटे तक आपको स्टोर करके रखना पड़ रहा है, उसके बाद अगर आप इश्यू करते हो तो आपको फिर से एक बार क्रॉस मैच परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पूर्व कंपेटिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होता है। जितने भी ब्लड आप जब भी आप ब्लड इश्यू करोगे पेशेंट को, तो हर ब्लड को इश्यू करने से पहले आपको कंपेटिबिलिटी टेस्ट जरूर परफॉर्म करना पड़ेगा। कंपेटिबिलिटी टेस्ट में आपको बता दिया क्या क्या चीजें आएंगी, एबीओ सिस्टम आएगा, आरएच टाइपिंग आएगी, क्रॉस मैचिंग टेक्निक आएगी, ये सारा कुछ करते हैं। और कई बार तो आपको इनकम्प्लीट एंटीबॉडी भी डिटेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि कूम टेस्ट वगैरह परफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर रेसिपिएंट को पहले ट्रांसफ्यूजन अथवा प्रेगनेंसी हुई है तो एंटीबॉडी स्क्रीनिंग भी आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि अगर एक सेम पेशेंट को कई बार ये होता है कि कई सारी यूनिट ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो अगर उसको साल भर पहले या अपने पहले भी कभी उसको ट्रांसफ्यूजन हुआ है और दोबारा आपके पास ट्रांसफ्यूजन के लिए वो पेशेंट आया है, तो हो सकता है कहीं उसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई हो जो उसको इस बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रिएक्ट करेगी। तो आपको रेसिपिएंट को पहले ट्रांसफ्यूजन या अगर उसको प्रेगनेंसी हुई है, किसी फीमेल पेशेंट है, तो उसमें एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आप कूम टेस्ट भी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेजर क्रॉस मैच टेक्निक क्या होती है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। मेजर क्रॉस मैच टेक्निक, मैंने आपको बताया था कि मेजर क्रॉस मैच टेक्निक में पेशेंट का सीरम हम लेते हैं और डोनर की आरबीसी का, दोनों को मिक्स करके और इसके बाद उसमें हेमोलिसिस या एग्लूटिनेशन देखते हैं। तो इसको करेंगे कैसे, अपन ये देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ये फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये पेशेंट का सैंपल है, ठीक है, जिसमें से सीरम हमने अलग कर लिया है और नीचे आरबीसी बैठ गई। ठीक है, इसको लेबलिंग करेंगे हम। तो ये पेशेंट का सीरम है हमारे पास में, तो और ये हमारे पास में डोनर का सैंपल है। ठीक है, अब करना क्या है, पहले आपके पास में एक सैंपल पेशेंट का आ जाएगा और एक सैंपल आपका डोनर का आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसमें से क्या करेंगे, सेल सस्पेंशन बनाएंगे। ठीक है, तो 5% सेल सस्पेंशन बनाएंगे। इसमें से 5% सेल सस्पेंशन बनाने का मतलब यह है कि आप पेशेंट की आरबीसी को वॉश करेंगे और 5% सस्पेंशन बनाएंगे, मतलब नॉर्मल सलाइन के साथ मिक्स करके, और डोनर का भी सेम इसी प्रक्रिया से आपको 5% सेल सस्पेंशन बनाना है। तो ये 5% कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इसमें 5 ड्रॉप पेशेंट की आरबीसी डाल दीजिए और 95 ड्रॉप आप इसमें क्या डाल दीजिए, नॉर्मल सलाइन। 95 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन प्लस 5 ड्रॉप आप क्या ले लीजिए, आरबीसी ले लीजिए। तो ये आपका 5% सेल सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, इसको कम से कम आपको 3 बार सेंट्रीफ्यूज करके 1000 आरबीएम पर सेंट्रीफ्यूज करना है आपको। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पैक्सल नीचे बैठ गई है और ऊपर सुपरनेटेंट में बिल्कुल नॉर्मल सलाइन क्लियर हो गया है। ऊपर वाले भाग को, सुपरनेटेंट को आपको डिस्कार्ड कर देना है और जो आरबीसी वॉश होके बची है उसमें वापस से 95 ड्रॉप आपको नॉर्मल सलाइन मिलाना है और फिर से इसको 1000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करना है। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करनी है। जैसे आप ये प्रक्रिया 3 बार करोगे पेशेंट के सेल के साथ में, इसी तरह डोनर के सेल के साथ में 3 बार ये प्रक्रिया करनी। फिर से बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल
5% कैसे बनाएंगे, 5 ड्रॉप आप आरबीसी ले लीजिए एक ट्यूब में, ठीक है, पेशेंट की, और एक ट्यूब में डोनर की, और 95 ड्रॉप आप क्या ले लीजिए, नॉर्मल सलाइन ले लीजिए। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप माइक्रोलीटर में या ड्रॉप बना के आप कर सकते हैं उसको। तो दोनों का आपके पास में सस्पेंशन आ गया, सेल्फ सस्पेंशन आ गया, ठीक है, पेशेंट का भी आ गया, और ये बिल्कुल रेड टोमेटो कलर का हो जाएगा, जैसे टोमेटो केचप होता है ना, बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा ये सस्पेंशन। तो अब आपके पास है पेशेंट का सीरम भी है और पेशेंट का सेल सस्पेंशन भी है, ठीक है, डोनर का सीरम भी है और डोनर की सेल सस्पेंशन भी है। अब आपके पास में ये 4 ट्यूब हो गई हैं, ठीक है, 2 ट्यूब पेशेंट की, जिसमें एक में पेशेंट का सीरम है और एक में पेशेंट की सेल सस्पेंशन है, एक में डोनर का सीरम है और एक में डोनर की सेल सस्पेंशन। अब करना क्या है आपको कि फिर से एक साफ सुथरी क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है और इसमें आपको मेजर क्रॉस मैच परफॉर्म करना है। तो मेजर क्रॉस मैच परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट का 2 ड्रॉप सीरम लेंगे इसमें, ठीक है, 2 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम और 1 ड्रॉप ऑफ डोनर सेल सस्पेंशन या वॉस्ड आरबीसी या 5% सेल सस्पेंशन, ठीक है। इसको लेके आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, लगभग 30 मिनट के लिए आप इसको इंक्यूबेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेंट्रीफ्यूज भी कर सकते हैं और आप इसको बिल्कुल मैक्रो या इसको माइक्रोस्कोपिकली भी एक स्लाइड पे रख करके आप एग्लूटेशन देख रहे हैं। जब आप स्लाइड पे देखेंगे तो वो भी आपको दिखा दे रहा हूं मैं किस तरह से, जब स्लाइड पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फील्ड दिखाई देगा ऐसे, और इसमें इस प्रकार से आपको आरबीसी दिखाई देगी अगर ये क्रॉस मैच कंपेटिबल है, ठीक है। आपको हो सकता है इसमें ये छोटी आरबीसी बना रहा हूं तो हो सकता है आपको इसमें दिखाई ना दे रहा हो, पर इसके लिए मैं आपको एक वीडियो आपको जरूर इसे पोस्ट करूंगा जिसमें क्रॉस मैच दिखाया गया हो माइक्रोस्कोप से, ठीक है, या अपने यहाँ से हम बना के ये वीडियो आपके लिए जरूर पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको आरबीसी अलग अलग दिखाई देंगी, इनमें किसी प्रकार का कोई गुच्छे नहीं है, कोई एग्लूटेशन नहीं है, तो ये क्रॉस मैच जो है वो कंपेटिबल है। लेकिन इसी की जगह अगर आपको इस तरह से बड़े बड़े क्लॉट दिखने लगे, बड़ी बड़ी क्लंपिंग दिखे या एग्लूटेशन दिखेगा जिसमें आरबीसी पूरे तरह से चिपकी हुई होंगी, तो ये क्रॉस मैच जो है वो कंपेटिबल नहीं है, आप इस ब्लड को बिल्कुल भी ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेजर क्रॉस मैच में हम पेशेंट का सीरम लेते हैं 2 ड्रॉप और 1 ड्रॉप क्या लेते हैं, डोनर की 5% सेल सस्पेंशन। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसको 30 मिनट तक के लिए इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 1000 आरपीएम पर 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए इसको 1000 आरपीएम पर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। इसके बाद इसमें मैक्रो मेथड से, मतलब आप ट्यूब को ऐसे हाथ में उठा करके ऐसे देख सकते हैं कि इसमें कोई हीमोलिसिस तो नहीं दिख रही है, कोई रिएक्शन तो नहीं दिख रही है। और आपको माइक्रोस्कोपिकली भी इसको जरूर देखना चाहिए। अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो एक एक आरबीसी आपको अलग अलग दिखाई देगी, और अगर इसमें क्लंपिंग आती है तो वो एग्लूटेशन बन रहा है, हीमोलिसिस हो रही है, आप उसको ट्रांसफ्यूज नहीं करिए। पर एक एक आरबीसी अगर आपको बिल्कुल सेटल्ड और क्लियर दिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो क्रॉस मैच है वो कंपेटिबल है। सेम इसी प्रोसेस से आप माइनर क्रॉस मैच लगाएंगे, लेकिन उसमें इसका जस्ट अपोजिट होगा। मेजर में हमने पेशेंट का सीरम और डोनर का सेल सस्पेंशन लिया है, इसमें हम डोनर का सीरम और पेशेंट का सेल सस्पेंशन लेंगे, ठीक है। उसी प्रक्रिया से इसको मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे और फिर इस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करेंगे। आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट बहुत सावधानी से करना है, ठीक है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपेटिबिलिटी टेस्ट बहुत आराम से और बहुत अच्छे से इत्मीनान से आपको परफॉर्म करना है। तो ये आपका मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच मैंने बता दिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इस टॉपिक से हो सकते हैं। तो टॉपिक काफी छोटा था, सिर्फ कंपेटिबिलिटी टेस्ट ही है, और ये जनरली 10 मार्क्स का ही पेपर में आ सकता है और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आपने वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखा तो ये सारे क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन कंपेटिबिलिटी टेस्ट। कंपेटिबिलिटी टेस्ट को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस मैचिंग इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंपेटिबिलिटी टेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इसका, इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसका टाइप्स के बारे में बताना है और कंपेटिबिलिटी टेस्ट को डिफाइन करना है, ठीक है। ये 10 नंबर का ये प्रश्न आपके से पेपर में पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेजर एंड माइनर क्रॉस मैचिंग टेक्निक, ठीक है। मेजर क्रॉस मैचिंग टेक्निक और माइनर क्रॉस मैचिंग टेक्निक क्या होती है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। मेजर क्रॉस मैच में आपको पेशेंट का 2 ड्रॉप सीरम और डोनर का सेल सस्पेंशन लेना है 1 ड्रॉप।
इसके बाद माइनर में आपको डोनर का सीरम लेना है 2 ड्रॉप और पेशेंट का आरबीसी जो 5% आपने सेल सस्पेंशन बनाया है, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको फिर आपको उसमें हीमोलिसिस देखना है कि इसमें एग्लूटिनेशन या हीमोलिसिस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने वीडियो में अच्छी तरह समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई एबीओ एंड आरएच ग्रुपिंग इज इंपॉर्टेंट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले एबीओ और आरएच ग्रुपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ये क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स से पूछ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग। टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप बिल्कुल इसको लिख के, क्रॉस मैचिंग 2 प्रकार की होती है, मेजर क्रॉस मैचिंग और माइनर क्रॉस मैचिंग। देखिए कभी कभी हम उसमें डायरेक्ट क्रॉस मैचिंग भी परफॉर्म करते हैं, जैसे मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच और एक डायरेक्ट क्रॉस मैच भी होता है, जिसमें अपन पेशेंट का सेल सस्पेंशन और डोनर का सेल सस्पेंशन दोनों को मिक्स करके देखते हैं। ठीक है, तो काफी कॉमन है ये, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉस मैच ही। लास्ट क्वेश्चन इसमें है डेफिनेशन ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्ट। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कंपैटिबिलिटी टेस्ट की डेफिनेशन आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं। अब हम इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो ग्रुप 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ग्रुप 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी टेस्ट कौन होता है। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें कंपैटिबिलिटी टेस्ट कौन सा होता है, तो पहला ऑप्शन है सीबीसी, दूसरा है ईएसआर, तीसरा क्रॉस मैचिंग और चौथा लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं है, ईएसआर भी कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं है, सीबीसी भी नहीं है, तो सही आंसर होगा क्रॉस मैचिंग टेक्निक। ठीक है, क्रॉस मैचिंग जो मैंने आपको बताया, मेजर क्रॉस मैच, माइनर क्रॉस मैच। सेकंड क्वेश्चन है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो सभी को पता है, आप सभी को ओ ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है और ओ निगेटिव इसका सही आंसर। पहला ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव और ए पॉजिटिव। तो सही आंसर कौन सा है यूनिवर्सल डोनर का, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, मेजर क्रॉस मैच में किन 2 घटकों को मिलाया जाता है। तो मेजर क्रॉस मैच में पहला ऑप्शन है डोनर का सीरम प्लस पेशेंट की आरबीसी, बी ऑप्शन है पेशेंट की आरबीसी प्लस डोनर का सीरम, सी ऑप्शन है पेशेंट का प्लाज्मा और डोनर की सेल, और डी ऑप्शन है डोनर का प्लाज्मा और पेशेंट की सेल। ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, रेसिपिएंट सेल को डोनर सीरम के साथ मिलाना कौन सी प्रक्रिया है। रेसिपिएंट मतलब कि पेशेंट, तो रेसिपिएंट सेल को डोनर सीरम के साथ मिलाना कौन सी प्रक्रिया है। मेजर क्रॉस मैच है, माइनर क्रॉस मैच है, डायरेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखिए रेसिपिएंट की सेल है और डोनर का सीरम है, मतलब ये कौन सा होगा, माइनर क्रॉस मैच होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, माइनर क्रॉस मैच। लास्ट क्वेश्चन आपका, क्रॉस मैच टेस्ट की वैधता कितने दिन की होती है या कितने समय की होती है। तो क्रॉस मैच की वैधता, पहला ऑप्शन है 12 घंटे, बी ऑप्शन है 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे। ठीक है, तो क्रॉस मैचिंग टेस्ट की वैधता होती है 72 घंटे, इसका सही आंसर। अगर आपने एक बार क्रॉस मैच कर लिया है और 72 घंटे तक पेशेंट को आपने ब्लड इशू नहीं किया है, उसके बाद अगर आपको इशू करना है तो फिर से आपको वापस से क्रॉस मैच करना पड़ेगा। लेकिन 72 घंटे के अंदर अगर आपने पेशेंट को ब्लड इशू कर दिया है तो क्रॉस मैच दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये आज का जो हमारा टॉपिक कंपैटिबिलिटी टेस्ट, उसको मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मुझे आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर इस तरह की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके नोट्स मिले। हाँ, इसके नोट्स के लिए, इसके पीडीएफ के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम उस पर जरूर लिखें और आप किस कॉलेज से या किस शहर से हैं आप इसको लिख करके मुझे व्हाट्सएप करें। मैं प्रयास करूंगा कि इसका पीडीएफ आपको आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, इस तरह के वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके जरूर बताएं कि किस तरह के, किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।